हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास के जो चैप्टर देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति के उदय, इसका आज थर्ड लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट 6.3 में देखें वैज्ञानिक क्रांति। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे खास करके जो है पुराधुनिक कालीन भारत में चित्रकला का विकास और जो है चित्रकला और मूर्तिकला का विकास है। दो महत्वपूर्ण चित्रकार रहे विश्व इतिहास में, रंग तकनीकी और विज्ञान का उपयोग, तो इत्यादि बहुत सारी ऐसी प्रोसेस जो प्रक्रिया जो रहा है पूर्व आधुनिक काल के अंतर्गत, तो उसके बारे में जो हमने यहाँ पे अध्ययन किया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वैज्ञानिक क्रांति। मध्यकालीन यूरोप, इस्लामी देश तथा भारत में ईश्वरवाद का व्यापक प्रभाव था। ईश्वरवादी लोगों को यह शिक्षा दे रहे थे कि अंतिम सत्य तो ईश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है और उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ठीक है, तो मध्यकालीन यूरोपीय इस्लामी देश तथा भारत में जो ईश्वरवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था, ईश्वरवादी जो लोग जो थे उनको यह शिक्षा या जानकारी दिया जा रहा था कि अंतिम सत्य तो ईश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है और उसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। मनुष्य की इस लोक में सुख प्राप्ति की जगह पर लोक में ईश्वर के निकट स्थान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, मतलब धर्म का कार्य करना चाहिए, भक्ति का काम करना चाहिए। इस विचारधारा के चलते भौतिक दुनिया के अध्ययन को बहुत कम महत्व दिया गया। यहाँ तक माना गया कि ऐसा करना धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इस कारण मध्यकाल में वैज्ञानिक अध्ययन प्रभावित हुआ। फिर भी यह वैज्ञानिक चिंतन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई और मध्यकाल में विशेषकर इस्लामी देशों में वैज्ञानिक खोज चलता रहा। हमने पहले देखा था कि जिस प्रकार अरब दार्शनिकों ने चीन और भारत के वैज्ञानिक और गणितीय साहित्य का अध्ययन और अनुवाद किया था, भारतीय गणित को और खास करके स्थानीय मान आधारित संख्या पद्धति को उन्होंने अपनाया था। चीन के जो कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार जैसे बारूद, छापा खाना और चुंबक को भी उन्होंने अपनाया। अरब विचारकों ने चीनी और भारतीय खगोलशास्त्रियों द्वारा की गई तारों, ग्रहों आदि के चलन की गणना को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ विभिन्न तरीकों से यूरोप के वैज्ञानिकों तक पहुँचे। इस तरह अरबी वैज्ञानिकों ने भारतीय और चीनी विज्ञान को यूरोप तक पहुँचाने का काम किया। आगे देखिए, जब यूरोप में जो प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य का अध्ययन फिर से प्रारंभ हुआ तो उन्होंने यूनान के जो वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन के साथ अरब ग्रंथों को भी अध्ययन किया। उन्हीं दिनों यूरोप के जो नाविक भारत और चीन पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे। इसके लिए समुद्र में दूर तक यात्रा करने की जरूरत थी। समुद्र में तारों और ग्रहों की स्थिति में अवलोकन से ही यात्रा की जा सकती थी। समुद्र में रास्ता निर्धारित करने के लिए चुंबकीय दिक्सूचकों का भी उपयोग किया जाने लगा। उन्हीं दिनों समुद्र में दूर तक देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार भी हुआ। दूरबीन कांच के लेंस से बनाई जाती थी। इस तरह से उन दिनों युद्ध में तोपों का बहुत उपयोग भी होता था। तोप चलाने वालों के लिए यह जानना जरूरी था कि तोप को किस कोण से दागने पर गोला कितने दूर जाकर गिरेगा। गोले के वजन, तोप के व्यास आदि का भी अध्ययन जरूरी था। इन सब का वास्ता वैज्ञानिक अध्ययन से था। अतः व्यापारियों और राजाओं की विशेष रुचि वैज्ञानिक खोजों में बनी। मध्यकालीन यूरोप में कुछ वैज्ञानिक हुए, जैसे इंग्लैंड में 12वीं सदी में रॉजर बेकन, जिसने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया था। उन दिनों किसी भी प्रश्न का उत्तर आभास या अनुमान के आधार पर दिया जाता था। प्रयोग करके वास्तविकता के अवलोकन से निष्कर्ष निकालने की प्रथा नहीं थी। धीरे धीरे बेकन के आग्रह पर जो है कई लोग आगे बढ़ते गए। तो इस प्रकार से जो है मध्यकालीन व्यवस्थाओं में जो है वैज्ञानिक सिद्धांत को धीरे धीरे जो क्या है अपनाते चले गए। यह उसका अपनाना प्रारंभ हुआ। नीचे यहाँ पे देख रहे हैं एक कोपरनिकस का जो है समकालीन जो वैज्ञानिक जो रहा वो, तो कोपरनिकस के ये विचार उन दिनों काफ़ी क्रांतिकारी थे कि लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पृथ्वी जो हमें इससे लगती है वह वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो उस समय जो था कोपरनिकस ने जब स्टडी किया, अध्ययन करने के बाद
उनके जो विचार जो थे उनको लोग यह मानने के लिए नहीं तैयार नहीं थे कि पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगा रही है। चर्च के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बनाया था ताकि मनुष्य इस केंद्र में रहे। इस कारण चर्च ने भी इन विचारों का विरोध किया, लेकिन फिर भी कई लोग इन विचारों को जांचने के लिए आसमान में तारों व ग्रहों की चाल का बारीकी से अध्ययन करने लगे। इनमें से प्रमुख था टाइको ब्राहे, जिसने डेनमार्क देश में एक वेधशाला स्थापित की थी। वेधशाला, ठीक है, अवलोकन जो है यहाँ पे आविष्कारक क्षेत्र जो होते हैं वह नए वैज्ञानिक तरीकों से अवलोकन करके ग्रहों की चाल की गणना की जाती थी। इन गणनाओं का अध्ययन एक खगोलशास्त्री केपलर, जिसका जो जन्म था 1571 और उसकी जो मृत्यु जो है 1630 ने किया, और पाया कि इसे समझने के लिए यह मानना है ही होगा कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी से ही सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, जैसा कि कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन कोपरनिकस ने माना था कि ग्रह एक गोलाकार पथ में यानी कि रास्ता में परिक्रमा करते हैं, जबकि केपलर की गणनाओं के अनुसार वे गोलाकार पथ में नहीं बल्कि अंडाकार पथ में घूमते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे समुद्री यात्राएं और खगोल। समुद्री यात्राएं और भौगोलिक खोज खगोल शास्त्रियों का। तो जिस समय कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक अपनी खोज में लगे हुए थे, उसी समय यूरोप के नाविक दूर दराज के महाद्वीपों तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते खोज रहे थे। उन दिनों लोग किनारे किनारे तो समुद्र में यात्रा करते थे, लेकिन गहरे समुद्र में कम ही यात्रा करते थे। इसका मुख्य कारण था कि समुद्र का कोई नक्शा न होना जिसकी मदद से रास्ता पता कर सके। इस कारण समुद्र में यात्रा करने के लिए एक ही उपाय था, तारों व ग्रहों का अवलोकन और उनकी मदद से पृथ्वी पर अपनी स्थिति पता लगाना और रास्ता निर्धारित करना। समुद्री यात्रा करने वाले नाविक धन की खोज से निकलते थे। कई नाविक इस उद्देश्य से निकलते थे कि नए देशों में ईसाई धर्म को फैलाएंगे और इससे उन्हें श्रेय और पुण्य मिलेगा। तत्कालीन राजाओं ने भी नाविकों की सहायता की ताकि समुद्र में दूर तक यात्रा करके नए देश, खासकर भारत और चीन तक पहुंचने के नए रास्ते खोजे जा सके। इन नाविकों का अनुमान था कि अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा जा सकता है। यदि दुनिया चपटी न होकर गेंद की तरह गोल है तो पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए पश्चिमी समुद्री मार्ग से भी यात्रा की जा सकती है, अर्थात अटलांटिक महासागर को पार करके चीन के पूर्वी भागों में पहुंचा जा सकता है। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केरल की कालीकट पहुंचा। इससे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो था 1492 में अटलांटिक महासागर पार करके मध्य अमेरिका के द्वीप समूह पर पहुंचा था। कोलंबस को यह पता नहीं चला कि वह एक नए महाद्वीप पर पहुंचा था। वह यही सोचता था कि यह भारत का कोई हिस्सा है और इसे वह इंडीज़ और वहाँ के निवासियों को इंडियन मानता रहा। बाद में एक पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेसुपिकी ने यह स्थापित किया कि यह एक नया महाद्वीप है। उसी के नाम से इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। इसके कुछ वर्ष बाद एक और नाविक मैगेलन ने तय किया कि वह जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यह सिद्ध करेगा कि पृथ्वी गोलाकार है। वह इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके अन्य साथियों ने यात्रा पूरी की थी। ठीक है, तो ये रहा आपका जो फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, जो यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति के उदय का लेसन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा आपका आंसर दिस क्वेश्चन है। तो आंसर दिस क्वेश्चन जो है इसका पीडीएफ नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।